आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का फ़ोन आया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनाती की मुबारकबाद दी। बातचीत के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टेलीफोनिक राबिता हुआ है अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ और ओहदा संभालने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का भी इजहार किया गया है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, उम्मीदवार और वोटर्स दोनों परेशान हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इंतखाबात कराने की हामी है। MQM पाकिस्तान इलेक्शन रुकवाने के लिए मुतहरिक हैं, जबकि MQM का हंगामी इजलास खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं की गवर्नर हाउस आमद हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी और राबिता कमेटी अरकान की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने तमाम वफाकी वज़रा से इस्तीफ़े ले लिए। आसिफ जरदारी ने कहा है मामलात हल कर रहे हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ टेलीफोनिक राबिता भी हुआ है। अपडेट करते चले अहम खबर से कि इस वक्त जानी कैफियत है सियासी मंजरनामे पर और MQM के अहम रहनुमा सर जोड़ कर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी, मुस्लिम लीग नून के साथ, फजलुर रहमान के साथ इस सिलसिले में राबिता भी हुआ है। इस बारे मजीद अब कराची से मोहम्मद अशद बताएंगे। अशद, क्या फैसला हुआ फिर? जी देखें, सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज MQM के मुतालबे पर बल्दियाती हल्का बंदियाँ तब्दील करने का फैसला किया था और उसके बाद इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के फैसले को मुस्तरद किया और हुक्म दिया कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया, जबकि बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM रहनुमाओं ने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी सिंध के दफ्तर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन का वफ्द, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलेक्शन कमीशन को थ्रेट अलर्ट और नफरी के हवाले से तफसीली आगाही दी। इस दौरान हमने देखा कि के DRO दफातर में इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल भी शुरू कर दिया गया था। ताहम एक बार फिर MQM राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें MQM के वफाकी वज़रा के इस्तीफे जमा कर लिए गए, जबकि आज जनरल वर्कर इजलास का भी ऐलान किया गया। MQM के तेवर देखते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता किया और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। MQM के मुतालबे को लेकर पहले वजीर आला हाउस बादजा बिलावल हाउस में इजलास हुआ। बिलावल हाउस इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और दीगर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में होने वाले फैसले आज सुबह काबीना अरकान की मंजूरी से जो है वो मंजूर किए जाएंगे, जबकि मुतवक्का फैसलों पर MQM क़यादत से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब MQM ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से नई हल्का बंदियों की जानिब मस्बत पेशरफ्त का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है सिंध हुकूमत आज मामले के हल के लिए कोई फैसला कर लेगी। आज दिन में एक बार फिर राब्ता कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और लाए अमल का ऐलान भी किया जाएगा। 12 बजते ही जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुहिम है उसका वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। ताहम अब भी जो वोटर्स हैं और इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं तमाम तर यूनियन काउंसिल के यूनियन कमेटीज के ऊपर, वो अब भी तजद्दुद का शिकार है कि आया 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा क्या नहीं होगा। जो फैसले किए गए हैं आज बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में, उस हवाले से एक अहम जो फैसले हैं वो मुतवक्के हैं, जिसके बाद ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो सकेगा या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन, GHQ की तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की तैनाती पर माजरत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वजारत दाखिला का खत मौसूल हुआ। फौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला GHQ के साथ उठाया। वजारत दाखिला ने ऐसा कहा। मजीद आपको बताएं, GHQ ने कहा इतनी बड़ी तादाद में तैनाती मुमकिन नहीं है। इंतखाबी अमले और मवाद को सिक्योरिटी कवर देना मुमकिन नहीं है। GHQ ने कहा 500 हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदही करें।
कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद से वकार अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर-ए-सदारत हुआ। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए तमाम तर इंतजामात यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कराची पहुँचे और इंतखाबात के इनकाद के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारों से राब्ता करें। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन के आर्टिकल 140A2 के तहत बल्दियाती इंतखाबात जरूरी हैं। जिला दादू की 2 तहसीलों में भी इंतखाबात मंसूब करने की सूबाई हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। खैरपुर और नाथन शाह में इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं। आर्डर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इससे कबल समात के मौका पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के इकदाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम का सारा मलबा भी इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से 2 दिन पहले ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने ऐसा इकदाम किया। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान करते हुए नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया था। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर MQM पाकिस्तान डट गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी सूरत हाल का जायजा ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को इंतखाबी उमूर जारी रखने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। इंतखाबात का इनेकाद होगा या नहीं, सूबाई हुकूमत की कानूनी टीम सर जोड़कर बैठ गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध ने भी इलेक्शन कमीशन के हमरा बैठक लगाई। पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी, बताया दहशतगर्दी के खतरात हैं। दस्तयाब पुलिस फोर्स को थानों और लाजमी ड्यूटी पॉइंट से हटाना मुश्किल होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन के इनेकाद में मजीद इल्तफा का कोई जवाज नहीं बनता। क्लियर फैसला इलेक्शन कमीशन का आ चुका है। इससे पहले 15 जनवरी की तारीख थी। अभी तो कोई वजह नहीं है कि अल्तवा हो सके। सूबाई हुकूमत ने हफ्ते को कराची और हैदराबाद में तमाम दफातर, प्राइवेट और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान किया है। महकमा तालीम का अमला हफ्ता और इतवार के रोज इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन अमले ने जिला शर्की से बैलेट बॉक्स की तरसील के अमल का आगाज कर दिया है। तमाम रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को आज सुबह 8 बजे सामान वसूल करने के अहकामात दे दिए गए हैं। MQM के रहनुमाओं का कहना है कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हल्का बंदियाँ की, नई यूनियन काउंसिल्स भी बनाई गईं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हद बंदियों को ठीक करना होगा। फरोग नसीम, मुस्तफ़ा कमाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब डिटर्मिनेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज़ का नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब है कि कोई आज की तारीख में डीलिमिटेशन मौजूद नहीं है। गुजारिश यही है कि ये इलेक्शन जब तक डीलिमिटेशन इसका प्रॉपर नहीं होगा, कोई इलेक्शन जो है वो वॉइड होगा। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियाँ शफाफ नहीं हैं, ये है हमारा बुनियादी सवाल इलेक्शन कमीशन से, जो हम लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुआहदे में आए, PTI के साथ तो पहला नुक्ता रखा मर्दमशुमारी की इस्लाह का। PDM की हुकूमत के साथ हम इत्तेहाद में आए तो नुक्ता अव्वल हमने मर्दमशुमारी को बनाया। जिनको इस बात की जल्दी पड़ रही है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, इनको किसी ने, बाबा ने शायद कह दिया था कि तुम्हारा कोई इतने करोड़ों रुपए खर्च कर लोगे तो तुम्हारा मेयर बन जाएगा, जितने बैनर लगा लोगे उतनी यूसियां आ जाएंगी। ऐसा होने नहीं जा रहा। मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और फ़ाल MQM जब ग्राउंड में उतरेगी तो इनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है और इनके इन्वेस्टर्स की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी फारिग हो जाएगी। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। इस जंग को हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे और जिस दिन शफाफ हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात होंगे, न सिर्फ ये कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म और फ़ाल और मुतहर्रिक MQM इंतखाबात लड़ेगी, बल्कि इन सबसे जीत कर भी दिखाएगी। इलेक्शन से ज़्यादा इस कल के इवेंट की परेशानी है
وہ پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا کام, اب ان کو لگ گیا کہ بالکل ہی کام اتر گیا سارا, اتنے سارے پیسے لگا دیے ہیں, پیسے جو ڈوب گئے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں اتوار کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کے لیے عوام نکلے. مزید کہا ووٹر خود اور باقی سب کو الیکشن ڈے پر باہر نکالیں. تحریک انصاف کا مقابلہ 30 سال سے ملک کا خون نچوڑنے والی جماعتوں سے ہے. عوام نے ووٹ سے ثابت کرنا ہے ہم نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. اتوار کو حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشنز ہیں. میری اب سب ووٹرز کو اپیل ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی ہے. آپ نے سب کو نکالنا ہے ووٹنگ ڈے کے اوپر. تحریک انصاف کا مقابلہ ان ساری جماعتوں سے ہے جو 30 سال سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے. آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک نئے پاکستان, ایک اس دور کا وقت آ رہا ہے جب ایک بالکل مختلف قسم کی سیاست ہوگی, جو کہ ایک وہ سیاست ہوگی جو پاکستان کو انشاءاللہ ایک عروج کے اوپر لے کے جائے گا. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ جمہوری شخص کے لیے 2 دن میں ایوان کو توڑنا مشکل کام ہے. صوبائی نگران سیٹ اپ پر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کو مشاورت کرنی ہے. 90 دن کے حوالے سے دیکھا جائے گا تو انتخابات رمضان المبارک کے درمیان آ رہے ہیں. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سمری کل رات مجھے موصول ہو چکی ہے. اس کے لیے مجھے آج اور کل ان 2 دنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو میں اگر اپروو کرتا ہوں تو اپروو کرتے ہی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اور ڈیزالو ہونا آپ کو پتہ ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے اسمبلی جو کہ عوامی نمائندوں کی ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے اور عوام کی ایک نمائندہ باڈی ہے, اس کو وقت سے پہلے ڈیزالو کرنا ایک جمہوریت پسند انسان کے لیے اگرچہ مشکل فیصلہ ہے, لیکن اس کا آئین میں چونکہ پروویژن موجود ہے اور یہ آئینی ضرور ہے لیکن مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سی اور باتیں ہیں اور قانونی پہلو بھی ہیں, لیکن بالخصوص یہ بھی دیکھنا ہے کہ 90 دن کا مجھے وقت بھی دینا ہوگا 90 ڈیز کے اندر کہ الیکشن کے لیے کون سی تاریخ دی جائے. 90 دن جو ہیں وہ رمضان المبارک میں فال کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر جو تمام لوگوں کی اکثریت کی جو روٹین ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے الیکشن کے لیے, اور اس سے پہلے کیا جائے تو وقت پھر بہت کم ہوگا. ان سب ٹریڈ آفس کو, ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اسپیکر سی ایم کو اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہنا ہے کہ وہ آپس میں پہلے مل کے اس کے لیے جو 3 دن کا وقت ہے اس میں دیں. اگر وہ نہ کر سکے تو پھر اگلے مراحل ہیں, اور اسی لیے ایک نگران سیٹ اپ کا بھی جو ہے وہ نوٹیفائی کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے انشاءاللہ جلد فیصلہ ہوگا. فواد چوہدری نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب 48 گھنٹے گزرنے کا انتظار نہ کریں, فوری اسمبلی تحلیل کر دیں تاکہ نگران حکومت پر کام کیا جا سکے. نگران سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے رابطہ کیا جا رہا ہے. فواد چوہدری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گورنر 48 مزید 24 گھنٹے کا انتظار نہ کریں اور وہ فوری طور کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کریں تاکہ نگران حکومت کے قیام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو سکے. حمزہ شہباز صاحب سے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان سے فارملی رابطہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور پرویز الہی صاحب انہیں اپنے جو نام ہیں وہ تجویز بھیج دیں گے. انہوں نے اپنے نام بھیجنے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو. ہم وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں اور پورے ملک میں ایک ہی دن کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے. عمران خان کو عام انتخابات جلد ہونے کی امید نظر آنے لگی. کہتے ہیں امید ہے آگے چل کر قاف لیگ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گی. پی ٹی آئی قیادت نے پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں پر بھی غور شروع کر دیا. لاہور سے لیاقت علی رپورٹ کریں گے.
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے زمان پارک میں اینکر پرسنز کی ملاقات۔ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے سیاسی بحران میں مونا صلاحی کے کردار کی کھل کر تعریف کی، ساتھ ہی پیش گوئی کر دی کہ مستقبل میں کاف لیگ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فوری بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکمران نگران سیٹ اپ کو طول نہیں دے پائیں گے، نئی اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عمران خان کا کہنا تھا اعتماد کے ووٹ پر ہمیں لگ رہا تھا 186 ارکان پورے نہیں ہو پائیں گے، مگر ہم نے کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اب حالات عام انتخابات کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی قیادت نے پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے ناموں کے لیے سر جوڑ لیے۔ عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فواد چودھری، فرق حبیب اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی نگران سیٹ اپ کے ناموں سے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو آگاہ کرے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے تمام پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے 4 سال پنجاب کے وسائل لوٹنے والوں سے اب صوبہ پاک ہو گیا ہے۔ وفاق کی طرح ووٹ اور الیکشن کی طاقت سے پنجاب سے بھی صفایا کریں گے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب کے عوام ہیرے کی انگوٹھیاں خریدنے والوں کو پہچان گئے ہیں، اب لوگ ان بہروپیوں اور فورن ایجنٹس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے فرنٹ مینوں کے ذریعے وفاق اور پنجاب کو لوٹا گیا جس کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے دھکیلنے والوں کو عوام ووٹ نہیں دیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا انتظار۔ صوبائی حکومت نے فی الوقت کوئی ایڈوائس گورنر خیبر پختونخوا کو نہیں بھیجی۔ اپوزیشن بھی ممکنہ تحلیل کو روکنے کے لیے کوئی اجلاس نہ بلا سکی۔ اسمبلی کی تحلیل پر اپوزیشن نے جوابی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ سمین جان کی رپورٹ دیکھیے۔ پختونخوا اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کا معاملہ پنجاب اسمبلی سے نتی کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا انتظار ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوتے ہی صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ فی الوقت کوئی ایڈوائس گورنر خیبر پختونخوا کو نہیں بھیجی گئی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ہدایات ملتے ہی گورنر کو ایڈوائس بھیج دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کو روکنے کے لیے اپوزیشن بھی کوئی اجلاس نہیں بلا سکی۔ اپوزیشن کے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ تعداد بھی موجود نہیں۔ ایوان میں اپوزیشن اراکین کی تعداد 50 ہے، جبکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے 76 ارکان کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل بھی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی جو واپس لے لی تھی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے اسمبلی کی تحلیل کے بعد جوابی حکمت عملی تیار کر رکھی ہے، جس کے بعد خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ، صوبے میں دہشت گردی اور بدامنی کے باعث انتخابات مؤخر کرنے کی تجاویز شامل ہیں، جبکہ اقتدار سے علیحدگی پر پی ٹی آئی کی مبینہ کرپشن کے احتساب کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ممکنہ تحلیل سے متعلق معاملات حکومتی اور اپوزیشن کی سطح پر مرکز سے جڑے ہوئے ہیں اور دونوں جانب سے ہدایات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر وزیر اعظم کی زیر صدارت لاہور ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آئینی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ گورنر پنجاب رات 10 بجے سے قبل تک سمری پاس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ 48 گھنٹے میں گورنر پنجاب کے سمری پر دستخط نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ الیکشن کمیشن دیکھے گا۔ مریم نواز پنجاب اور کے پی میں انتخابی مہم کو لیڈ کریں گی۔ دوسری طرف یہ امکان بھی ہے کہ رواں ماہ مریم نواز کے ہمراہ نواز شریف اور حمزہ شہباز بھی واپس آئیں گے۔ دارالحکومت مظفر آباد کے وسط میں واقع ساترا کے مقام پر 80 فٹ بلندی پر 22 فٹ لمبے اور 15 فٹ چوڑے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے پرچم کشائی کی۔ ہمارے پرچم جس طرح سر بلند ہوئے اور لوگ جب ہمارے شہروں میں داخل ہوں تو ان کے ہمارے یہ جھنڈے نظر آئے۔ ان جھنڈوں کے پیچھے ہمارا نظریہ ہے، ہمارا فلسفہ ہے
जो बगैर बयां किए ये खुद ब खुद बयां करते हैं। शहरियों का कहना है कि दारुल हुकूमत में पहली बार एक साथ कौमी और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराने से जहां इस मुकाम की अहमियत बढ़ेगी, वहीं सियाह भी इस जगह की तरफ मुतवज्जो होंगे। इसकी अफादियत इस लिहाज से अब ये बढ़ गई है कि ये एक बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर का, और ये पैगाम गया है मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों को कि हमारे पाकिस्तान के साथ कितना मजबूत रिश्ता है। चूँकि हम हमेशा ही से ये नारा लगा रहे हैं हक़ पाकिस्तान का, तो ये इसकी कमी महसूस की जा रही थी, बल्कि इसको पूरे आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में भी लगाने चाहिए। तरक्याती अदारा मुजफ्फराबाद की तरफ से नस्ब किए गए इन दोनों परचमों पर कुल 37 लाख रुपए खर्च किए गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इन परचमों से जहां इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा, वहीं कौमी यकजहती को भी फ़रोग मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कराची में ट्रांसपोर्ट के मयार को बेहतर बनाने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक है। पाकिस्तान की पहली जदीद इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर पहुंच गईं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद अशद रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली जदीद इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी। इलेक्ट्रिक बसें मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने बताया, पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया 50 रुपए तक होगा। इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्जिंग करने से 200 किलोमीटर चलती हैं। कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सर्विस के साथ ये बस चलेगी। इसमें किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। एक चार्जिंग के बाद ये बस 200 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पूरे पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध वाहिद गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले ये बस सर्विस शुरू की है। इलेक्ट्रिक बस के पहले रूट का भी तयन कर लिया गया। पहले मरहले में बस मलिक टैंक चौक से चारा फैसल और फिर सी व्यू तक चलाई जाएगी। अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट में पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। पैसेंजर्स को जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं, ऊबर या करीम भी यूज़ करते हैं, तो उनको 1500 रुपये से ज़्यादा का जो है वो किराया भरना पड़ता है। अब वही सफ़र 50 रुपये में होगा। सूबाई हुकूमत का दावा है कि ये बस सर्विस माहौल दोस्त होगी, जो किसी किस्म की आलूदगी नहीं फैलाएगी। लाहौर का चिड़ियाघर हमेशा से बच्चों की दिलचस्पी का मरकज रहा है, लेकिन हाथी की सवारी न मिलने पर बच्चे मायूस लौट जाते हैं। अब चिड़ियाघर इंतजामिया नए जानवर लाने का इरादा रखती है। उम्मीद की जा रही है कि शायद बच्चों की दिलपसंद हथनी सूजी का कोई मुतबादिल भी मिल जाए। इस बारे रिपोर्ट कर रही हैं अस्मा शौकत। घर की सैर, बच्चों और बड़ों का यकसां शौक, बंदरों की शरारतें, शेरों की धार, कद आवर जिराफे और दीगर जानवर बच्चों का दिल बहलाते हैं। लेकिन सूजी हथनी की मौत के बाद हाथी की सवारी ना मिलने से बच्चे मायूस रहते हैं। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि नए साल में चिड़ियाघर को बेहतर बना रहे हैं, नए जानवर भी लाए जाएंगे। नए जानवर लाने से जंगली हयात से मुतालिक बच्चों की मालूमात तो बढ़ेंगी, लेकिन हाथी की सवारी बच्चों का शौक भी है और मुतालबा भी। यहाँ पे एलिफेंट नहीं है तो इसलिए मैं सैड हूँ। एलिफेंट नहीं है तो मैं सैड हूँ। मैं मैंने एलिफेंट तो मिट्टी है। मैं जॉय करो, मैंने मिस किया एलिफेंट को। डायरेक्टर अजीम जफर चिड़ियाघर का कहना है कि सोजी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जल्द ही मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। एलिफेंट के हवाले से जो इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। वो तो इतनी ज़्यादा और इतने वो इस प्रोसेस को इम्पॉसिबल कर देती हैं कि ये शायद मुस्तकबिल में चांसेस ना हो कि एलिफेंट आ सके। लाहौर की तारीखी चिड़ियाघर में सालाना 30 लाख से ज्यादा सयाह आते हैं। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रौनकें सूजी की वजह से बहाल थी वो कहीं न कहीं इसके जाने के बाद खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये है कि क्या 2023 में चिड़ियाघर की इंतजामिया सूजी का मुतबादिल हाथी लाने में कामयाब हो सकेंगे और क्या नए जानवर यहाँ पर आएंगे या नहीं। कैमरामैन उमर फजल के साथ अस्मा शौकत, दुनिया न्यूज़, लाहौर।